कब क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, टाइम टेबल एंड शेड्यूल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट। पिछले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी शोर है। पढ़ाई लिखाई, काम ऑफिस का, खाना सीखना है अगर आपको, वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। देखिए, अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज भी अगर आप सीबीएसई की बुक्स देखते थे तो आज से 25-30 साल पहले जो ट्रेंड हुआ था बच्चे आज भी वही पढ़ रहे हैं। बिगिनर्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। एंड मैनी एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स मैनेजर्स के पास होनी चाहिए, क्या ऐसा है? वेलकम टू सॉफ्ट स्किल्स फॉर सक्सेस, अ पॉडकास्ट वेयर वी एक्सप्लोर माइंडसेट, habit, and communication skill that turn professionals into leaders. Today's guest needs no introduction. He is seasoned corporate professional turned soft skill trainer with over 24 years of experience in shaping careers and transforming mindset. From managing teams and meeting deadlines to mentoring people on communication, leadership, and personal excellence, Sanjay Bhutani has walked the talk. In this episode, we will uncover his inspiring journey, explore why soft skills are the real power skills for the 21st century, and learn how anyone can build success with the right mindset, discipline, and empathy. So stay tuned, this conversation might just change the way you think about professional growth. Sanjeev sir, you have total 24 years of experience in corporate sector plus soft skill training. So how has been your entire journey and किस मोड़ पे आपको ऐसा लगा कि अब वक्त है लोगों को सिखाने का? थैंक यू आयुषी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। मैंने करीब 24 साल का टाइम बिताया है कॉर्पोरेट सेक्टर में एंड एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। तो मेरी जर्नी हैज़ बीन एन इंस्पायरिंग जर्नी जहाँ पर मैंने सीखा, ग्रोथ किया और सेल्फ डिस्कवरी करी। कॉर्पोरेट में काम करते करते मैंने देखा कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, कोलैबोरेट कैसे करना है, गोल्स को कैसे सेट करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। और फिर मैंने ये भी पाया कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, या मैं बोलूँगा मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको पता नहीं होता कि उनकी अपनी सेल्फ डिस्कवरी क्या है, उनका अपना टैलेंट क्या है। और यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे अपनी सोसाइटी की, कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्प करनी चाहिए एंड सॉफ्ट स्किल्स हैपेंस टू बी अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि वो अपनी जर्नी को कट शॉर्ट करके फास्ट पैटर्न पर आके फास्ट वे से ग्रो कर पाए। सो इट इज़ लाइक अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, दोनों वे में आप लोगों को ट्रेन करते हैं, सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं ताकि वो लाइफ में अच्छा बेटर ग्रोथ कर पाए, लीडरशिप क्वालिटी एंड हर तरीके से काम कर पाए। जी। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टू बीइंग अ फुल टाइम ट्रेनर, तो ये सडन चेंज कैसे आपने सोचा और क्या चैलेंज आया आपको लगा कि यार कैसे करना है? देखिए, ये डिसीजन बड़ा ही टफ था और आसान नहीं होता एक कॉल लेना, बिकॉज जब मैं एक एम्प्लॉय था तो मेरा भी एक एम्प्लॉय माइंडसेट था कि एक फिक्स सैलरी फिक्स रेट को आ रही है, उसके बाद मेरी कुछ ईएमआईज है, कुछ मैंने घर का खर्चे हैं, कुछ बच्चों के खर्चे हैं, कुछ अपने खर्चे हैं, वो सारे बंदे होते हैं। एम्प्लॉय का माइंडसेट यही होता है और मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही था। लेकिन एक मोड़ आया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में बेटर करना है, अपने आप को अपनी एक इमेज बनानी है, लोगों को हेल्प करना है। बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा कि हमारी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 140-150 करोड़ के आसपास तो है, लेकिन वहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को आगे लेके जा सकें। एंड दैट हैपेंड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, जहाँ पर मुझे एक एम्प्लॉय माइंडसेट से हट के एक ट्रेनर के माइंडसेट में आना था, एक फिक्स सैलरी को छोड़ के एक ऐसे जोन में आना था जहाँ मुझे नहीं पता था कि मेरी इनकम क्या होगी, मुझे नहीं पता था कि मैं कितने लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं किस जर्नी में अपने आप को लेकर के जा पाऊँगा। एक्चुअली आज के टाइम पे क्या है ना कि इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। लोगों को होता है कि कॉलेज जा रहा है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट होगा और फिर हम ऑफिस चले जाएंगे, बट इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो आपने ये काफ़ी अलग चीज़ बताई, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे भी हो जाती है। तो इट्स वेरी गुड। सो हाउ हैज़ योर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस योर ट्रेनिंग स्टाइल? देखिए, कॉर्पोरेट में जब मैंने काम किया तो मैंने सीखा कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, पर्सनली अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, मीटिंग्स में अपने आप को कैसे सामने रखना है,
कम्युनिकेशन कैसे करनी है और लोगों के साथ डील कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सीखा कि अगर यही चीज़ें मैं अब औरों को सिखाऊंगा तो इससे उनकी लाइफ बेटर होगी, कॉर्पोरेट जर्नी कट शॉर्ट होगी और लोग अपनी जर्नी को काफ़ी तेज रफ्तार से आगे लेकर के चले जाएंगे। You always say soft skills are the foundation of professional success. तो ये क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो लोगों को हेल्प करेगी कॉर्पोरेट सेक्टर में? देखिए, कार्नेज इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया था, तो उसमें उन्होंने पाया कि हाउ यू कैन मेक एन इम्पैक्ट एट द वर्क प्लेस। तो लोगों को एक आम धारणा यही है कि हमने डिग्रियां ले ली, मैंने MBA कर लिया, मैंने PhD कर लिया, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, तो मुझे सारा कुछ आता है। एक आम आदमी का माइंडसेट ये है। एग्जैक्टली। रिसर्च ने ये पाया कि इसका कंट्रीब्यूशन केवल 15% रहता है उनकी कॉर्पोरेट जर्नी में, इम्पैक्ट एट द वर्क प्लेस पे। आई थिंक एक्चुअली हाँ, ये काफी शॉकिंग बात है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में, लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। यस, तो आपकी अपनी डोमेन, आपकी अपनी डिग्रियां सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है आपके सक्सेस में। बाकी 85% क्या है? कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग स्टाइल, आपका इमोशन क्वोशंट। इनको जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में ले आते हैं, सो दे हैपन टू बी 85% ऑफ द कंट्रीब्यूटर। डू यू बिलीव दिस? नो, सीरियसली, मतलब ये तो काफी शॉकिंग बात है। यस, रिसर्च यही कहती है। तो दैट मीन्स कि 85% हमारी सक्सेस में सॉफ्ट स्किल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो रिसर्च यही कहती है। तो अगर आपको कोई 3 सॉफ्ट स्किल्स चूज करनी पड़े जो प्रोफेशनल्स को बहुत जरूरत है लाइफ में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो क्या 3 स्किल्स होंगी, सॉफ्ट स्किल्स? मेरा फेवरेट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो नंबर 1 स्किल जो चाहिए होती है दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है वर्बली, हम बात कैसे करते हैं, रिटन, हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक रूल होता है 738-55 रूल, जो कि इस पॉडकास्ट में ही हम अनकवर करेंगे कि वो क्या होता है। सो कम्युनिकेशन अगर हम ठीक से नहीं करते हैं, एक बॉस की एक सबऑर्डिनेट से इंटरेक्शन ठीक नहीं होगी, एक जूनियर की अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन ठीक नहीं होगी, एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ इंटरेक्शन ठीक नहीं होगी। सो हमारे को कम्युनिकेट करना, जिसमें हम कहते हैं देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, देयर इज अ चैनल, देयर इज एनकोडिंग, डीकोडिंग, फीडबैक, कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रो करना है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन लाना है। दिस हैपेंस टू बी नंबर 1 क्वालिटी। नंबर 2 मैं क्वालिटी करता हूँ टाइम मैनेजमेंट। आपको, मुझे, हम सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं किसी के पास। बट ऐसा क्यों है कि टॉप 1% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इतनी जल्दी कॉर्पोरेट लेडर चढ़ जाते हैं? बिकॉज दे हैव गुड टाइम मैनेजमेंट। आज मुझे क्या करना है, इस घंटे मुझे क्या करना है, इस वीक मुझे क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इस साल में क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, उससे सक्सेस आती है। नंबर 2। नंबर 3 मैं देता हूँ कोलैबोरेशन। कॉर्पोरेट में कभी भी काम अकेले नहीं होता। वी कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, वी हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल। टीम वर्क आपका और मेरा इस वक्त टीम है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। दिस इज अ टीम वर्क। सिमिलरली कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही होता है कि लोग आपस में टीम में काम करें। बिकॉज एक मैं एग्जांपल हूँ, जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स के अंदर सेल्स टीम है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है, फिर सेल्स टीम प्रोडक्शन टीम से बात करती है, फिर उन्होंने प्रोडक्शन करनी, प्रोडक्शन टीम सप्लाई चेन डिपार्टमेंट से बात करता है। सो इट्स अ टीम वर्क। जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी अच्छी हो जाती है, वो जल्दी से जल्दी कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ पाते हैं। और जो नहीं इनको समझ पाते हैं, दे यूजुअली टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट लैडर। वो सीढ़ियों चढ़ने में समय भी लगाते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग जो हैं आज के टाइम पे, उनका एक टाइम टेबल शेड्यूल है, उनको पता है कि कब क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, तो इस वजह से वो शायद आगे जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइम टेबल एंड शेड्यूल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैनी एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स सिर्फ मैनेजर्स के पास होनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या, या फिर जो अभी कॉलेज से जस्ट अभी ऑफिस जस्ट ज्वाइन किया है तो उनके लिए जरूरी है ये, या सिर्फ मैनेजर्स के लिए ही सॉफ्ट स्किल्स अभी जरूरी है? देखिए, अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज भी अगर आप CBSE की बुक्स देखेंगे तो आज से 25-30 साल पहले जो प्रिंट हुआ था, बच्चे आज भी वही पढ़ रहे हैं। सेम। जबकि अगर मैं आपको पिछले 15 या 20 साल पहले ले जाऊं तो हमने देखा कि पहले नोकिया 3310 हुआ करता था, मोबाइल सब, फिर स्मार्टफोन आने स्टार्ट हुए, व्हाट्सएप आना स्टार्ट हुआ, हमारे ही फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ऑडियो स्टार्ट हो गया। अब मोबाइल के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है।
पढ़ाई लिखाई, काम ऑफिस का, खाना सीखना है अगर आपको, वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। पिछले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी शोर है, बहुत ज्यादा। हम सब ने सुना है, हम सब ने देखा और हम सब आज की डेट में यूज भी करते हैं। ऑफिस में डेली वही यूज होता है। यस। तो जो मैनेजर्स हैं, आपका सवाल ये आ रहा है कि जो मैनेजर्स के लिए ही सॉफ्ट स्किल्स चाहिए और बिगिनर्स के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। बिगिनर्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, हमने स्कूल करा, हमने 10th करा, हमने +1 +2 किया, उसके बाद हम कॉलेज गए, हमने BBA MBA जो भी एजुकेशन हमने लेनी थी ले ली, लेकिन हमारे कोर्स करिकुलम में एक्सटेंसिवली सॉफ्ट स्किल्स को नहीं पढ़ाया जाता कि आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, काम को कैसे पूरा करना है, उसको बताना कैसे है, मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनानी है और उसको सर्कुलेट कैसे करना है चीज़ों को, ये नहीं सिखाया जाता। सो सॉफ्ट स्किल्स में हम बिगिनर्स को स्टार्टिंग से ही सिखा देते हैं कि नाउ योर जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट। वहां से उनको ये स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल स्किल्स हो गया कि मुझे मेरे बारे में पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। सो सॉफ्ट स्किल्स में हम बिगिनर्स को स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि कॉर्पोरेट में आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो। और सॉफ्ट स्किल्स को इंटीग्रेट जिन लोगों ने किया, उनका सक्सेस रेट बहुत बढ़िया होता है और ऑफिस में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज ऑफिस में जब हम जाते हैं वी सी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो रही है। एग्जैक्टली। हम देखते हैं कि कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, हम देखते हैं कि वर्क कंप्लीशन के लिए कोई डेडलाइन की मेंटरिंग नहीं हो रही है। सॉफ्ट स्किल जब हम बताते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग जब हम करते हैं या 1-to-many मेंटरिंग जब हम करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस जब हम करते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ से अवेयरनेस आती है कि आप अपने आप को कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में कैसे डेवलप कर सकते हो। और जब ये सीख लेते हैं आप, आपकी जर्नी कट शॉर्ट होती है और जल्दी से आप कॉर्पोरेट में ग्रो करना चाहते हैं। और आई थिंक आप, हम और हम सब जल्दी ही ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। लेट्स स्टार्ट विद योर फेवरेट टॉपिक, ईट दैट फ्रॉग। व्हाट कॉन्सेप्ट इट इज एंड ये प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने में कैसे हेल्प करता है? ईट दैट फ्रॉग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ब्रायन ट्रेसी ने दिया। ईट दैट फ्रॉग में क्या होता है कि हम मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे को आइडेंटिफाई करते हैं एंड हम उसको खत्म करते हैं राइट इन द मॉर्निंग आवर्स। ओके, ईट का मतलब होता है कंज्यूम करना, दैट फ्रॉग का मतलब होता है चैलेंजिंग टास्क। सो द चैलेंजिंग टास्क हैज बीन डिफाइंड एज द फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब उसको कंज्यूम करना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट क्या होता है। सो ब्रायन ट्रेसी ने इस पर एक किताब भी लिखी है, अगर आप अमेज़न या गूगल करेंगे आपको ये दिख जाएगा। होता क्या है कि कॉर्पोरेट में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सुबह बैठते ही हमने कंप्यूटर ओपन करा, उसमें 25 ईमेल थी, किसी में हम कॉपी में थे, किसी में हम टू में थे, फिर कोई फोन कॉल हो गया, फिर कोई व्हाट्सएप कर लिया, फिर हमने सोशल मीडिया कर लिया। तो इस चक्कर में हम हमारा मोस्ट क्रिटिकल टास्क ऑफ द डे भूल जाते हैं, विच जो कि मैंने एक्सपीरियंस खुद से भी किया है और मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी देखा है। ईट दैट फ्रॉग स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे, ओके, एंड फिनिश दैट इन द मॉर्निंग आवर्स। अब आपका सवाल ये होगा कि मॉर्निंग में क्यों? हाँ, आप पूछिए मेरे से। मॉर्निंग में मतलब वही एग्जैक्टली मॉर्निंग में क्यों एक्चुअली, बाद में क्यों नहीं? देखिए, मान लीजिए कि एवरेज 9-9:30 बजे हम ऑफिस में आ जाते हैं, दिमाग फ्रेश है, फोकस बेटर है, माइंड अभी करप्ट नहीं हुआ। सो जैसे ही हम चैलेंजिंग टास्क को मॉर्निंग आवर्स में कर लेते हैं, उससे हम हमारा स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं, एग्जैक्टली क्रिटिकल टास्क को कर लेते हैं, एंड देन इट गिव्स अस अ चांस टू फोकस अपॉन द नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ द डे। ओके, ईट दैट फ्रॉग। तो सुबह सुबह हमने अपना सबसे चैलेंजिंग काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लिया ताकि एंटायर जो डे है वो हमारा विदाउट स्ट्रेस जाए और चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाए। बिल्कुल। ओके, सो आपका एक ये 2-minute रूल is another technique, तो what is this 2-minute rule and how is it help corporate professional? ओके, सो 2-minute रूल में क्या होता है कि इसका एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई टास्क लेस देन 2 मिनट में हो सकता है, डू इट राइट नाउ। ओके, जैसे कि अब मुझे किसी कस्टमर के पास कुछ प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे उसको एक कॉल करना है, which will be like less than 2 minutes call. So I'll pick up the phone and I'll give a call to the customer कि सर मैं आपको प्रेजेंटेशन देने आ रहा हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में।
सो 2 मिनट रूल कहता है कि अगर कोई टास्क लेस देन 2 मिनट्स में हो सकता है उसको अभी करो, ताकि हम उसको पाइल अप ना करें एंड हमारी जो टू डू लिस्ट बनती है उसमें इसको एक्यूमुलेट ना करें। क्योंकि जो चीज जल्दी हो सकती है उसको तुरंत कर लो, ताकि वो बाद के लिए ना रहे। इमीडिएटली कर लो, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं ज्यादातर, हाँ, बाद के लिए छोड़ दिया और बाद में वो चीजें बढ़ती रहती है और फिर वो काम भी नहीं हो पाता और बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। हाँ, इकट्ठा हो जाता है, स्ट्रेस आ गया, बॉस की नजर में आप वो बोलेगा कि यार इसको तो रिमाइंडर देना है। हाँ। आपके जब आप ड्राइव कर रहे हो घर जा रहे हो आपके माइंड में आ गया, ओ माय गॉड मैंने उसको कॉल तो किया नहीं, और फिर इंप्रेशन भी खराब जाता है। फर्स्ट इमेज आपका, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। सो 2 मिनट रूल, if you can do a task in less than 2 minutes, do it right now, immediately. So you often talk about 7, 38, 55 communication rule, जो हमने अभी थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफली बताएंगे क्या है और लोगों को ये रिकॉर्ड करिए कि कैसे ये काम करेगा। So ये रूल एल्बर्ट मेहरबियन ने दिया था। So 7, 38, 55 7%। सो कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए अगर आप जोड़ेंगे 7, 38 प्लस 55 ये हो जाता है 100%। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब ये रिसर्च करा गया, स्टडी करा गया, तो ये पाया कि 7% कंट्रीब्यूशन आता है वर्बल का, 38% कंट्रीब्यूशन आता है वॉइस पिच मॉड्यूलेशन हमारी कैसी है, 55% कंट्रीब्यूशन हैपेंस टू बी द बॉडी लैंग्वेज। OMG, ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग सिर्फ बात पे फोकस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, टोन, और इस पे तो कोई फोकस करता ही नहीं है, कम्युनिकेशन पे नहीं, बस बात कर ली। हाँ, तो आम लोगों की धारणा यही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग यही कहते हैं कि मैंने मेल लिख दी, काम हो गया, मैंने उसको बता दिया, काम हो गया। अभी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में कर रहा था, तो मैंने एक मैनेजर से पूछा कि आप अपने सबऑर्डिनेट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मैनेजर ने मुझे बताया कि ही वाज फेसिंग प्रॉब्लम इन गेटिंग द थिंग्स डन, उसको अपने सबऑर्डिनेट से दिक्कत आ रही थी। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो कहते कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये 3 स्टेप्स हैं, मैं मेरे जूनियर को बोलता हूँ कि ये 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो मैंने कहा उसके बाद, कहता वो अपनी सीट पे, मैं अपनी सीट पे। मैं कहा दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस तो पूरा हुआ ही नहीं। आपने बता दिया कि ये काम कर ले, लेकिन आपने ये तो पूछा नहीं कि क्या आपको समझ में आ गया। तो उसने बोला ठीक है, बस दे दिया। हाँ, बस दे दिया। अब जब मैनेजर ने उस बंदे से स्टार्ट करा कि क्या आपको समझ में आ गया, बोला हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई। अब मैंने कहा अब आप एक और स्टेप करो, अब आप अपने जूनियर से पूछिए कि जो समझ में आया आप मुझे बताओ। सो मैंने आपको बताया, आपने बोला कि मुझे समझ में आ गया, नाउ यू टेल मी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। तो जैसे ही ये प्रोसेस उस मैनेजर ने स्टार्ट करा, उनकी आपस में प्रोडक्टिविटी 2x हो गई, बिकॉज अब सबऑर्डिनेट को पता था कि मेरा मैनेजर मेरे से क्वेश्चन करेगा। कम्युनिकेशन फ्लो बेसिकली बहुत अच्छा हो गया उसके यस। सो 7, 38, 55 में हम क्या करते हैं, तो हमने वर्बली तो बोल दिया, उसको रिटन में भी कर दिया सारा कुछ। अब आता है 38% वॉइस पिच एंड मॉड्यूलेशन। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है, कितना डिफरेंस है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, ओके। ये ऐसा लगता है बस ऐसे बोल दिया बस, फील नहीं आ रहा उसमें, फील नहीं आ रहा, राइट। 55% होता है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टॉकिंग। यस, जब हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं, वी नीड टू सी आई टू आई। ग्लेयरिंग एक अलग होता है, आई टू आई कांटेक्ट करना, चेहरे पर स्माइल लेकर के आना, फेशियल एक्सप्रेशन। रिसर्च ये कहती है कि ये सारी चीजें जो है 55% कंट्रीब्यूशन करती हैं। लोगों की आम धारणा, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की आम धारणा यही रहती है कि मैंने बता दिया काम हो गया। नो, यू नीड टू बी गुड इनफ कम्युनिकेटर। आपकी आवाज में कितना दम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपने अगर व्हाट्सएप से मैसेज भेजा, ईमेल से मैसेज भेजा, हाउ गुड इट वाज, दैट इज व्हाट 7, 38, 55 रूल टॉक्स अबाउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था एक्चुअली ये। और ऐसा होता है कभी कभार जब हम किसी से मिलते हैं तो उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि यार बहुत डिप्रेसिंग सा है यार ये, मतलब यार इससे बात करके मेरा और मूड खराब हो गया। और फिर ऐसे में अगर किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं जो बहुत एनर्जेटिक है, तो एक्सट्रोवर्ट है, उससे मिलते हैं तो यार मूड खराब भी हो ना तो वो भी बेटर हो जाता है। कि तो ये डिफरेंस दोनों में आ जाता है काफी ज्यादा। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि प्रोफेशनल सबसे ज्यादा क्या मिस्टेक्स करते हैं कम्युनिकेशन में,
जिससे उन्हें प्रॉब्लम आती है कि वो बॉस से बात नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है? तो इसको मैं दो तरीके से इंटरेक्ट करूंगा। एक जो मैंने मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में देखा, करीब 20-21 साल मैंने एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम किया और पिछले 3-4 साल से मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द थिंग्स। तो जो मैंने 2 या 3 चीज़ें प्राइमरीली देखी हैं, एक अगेन कम्युनिकेशन, लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर मैंने ये भी देखा कि लोग अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं कर रहे हैं, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ। जैसे पर्सनल लाइफ में भी है कि आप अपने लिए क्या लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे अपना घर लेना है, अपनी मुझे गाड़ी लेनी है, राइट, और मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है। सो दैट हैपेंस टू बी द गोल। गोल सेट नहीं करते हैं। गोल की 3 कैटेगरीज होती हैं। सो वी कैन सेट द गोल्स इन द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो 0 डेज से लेकर के 6 महीने तक होते हैं। मिड टर्म गोल्स होते हैं जो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का होराइजन होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो 3 years एंड अबव होते हैं। ओके, लोग इन चीजों को मिस कर देते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, गोल सेटिंग हो गया, उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता। लोग पता ही नहीं क्या है, उनको पता ही नहीं कि ऑफिस लाइफ को पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। फिर अगर जब वो मैनेज नहीं करते तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है और पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है तो प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है। तो इन दोनों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है लोगों को और पता ही नहीं है। तो आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल को दोनों को कैसे ध्यान में रखा जाए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, फिर हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, फिर हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की, और फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। इन चारों के कंपोनेंट को मिला करके इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पिरामिड बनता है, जिसमें एज एन इंडिविजुअल आई नीड टू नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आई नीड टू मैनेज माई लाइफ। अगर मैं ऑफिस में आया तो मेरा डेस्क कितना क्लीन है, अगर मैं घर में गया तो मेरी अलमीरा की शेप क्या है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, औरों से मैंने कितनी बात करी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं जी। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की, आपके आसपास में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस का होना। लोग गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 2 बारी पंच, 1 बारी लंच, लाइफ अटैच। सो इसमें लोग औरों के साथ अवेयरनेस नहीं करते। दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल इन द ऑफिस। बातचीत नहीं करना। जैसे कि अगर किसी के घर में मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो गई और मैं उनको जाकर के पूछता हूँ कि मुझे बुरा लगा है ना, ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो हमने कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं करा, बट वी हैव बिल्ट अ कनेक्टिविटी विद द पर्सन। इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट आ जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग नहीं करते हैं बिकॉज वो कहते हैं बस मुझे तो एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है, मुझे जाना है 8 घंटे 9 घंटे की जॉब करनी है, वापस आना है, एंड दैट इज इट। सो हमने यहाँ बात करी कम्युनिकेशन के बारे में, हमने बात करी गोल सेटिंग के बारे में, हमने बात करी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये लोग मिस करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में हम इन्हीं चीज़ों को अवेयर कराते हैं और कैसे इसको करा जा सकता है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं। You often talk about smart goals. तो ये क्या है स्मार्ट गोल्स और कैसे ये काम करता है और कैसे प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है सक्सेस के लिए? देखिए, स्मार्ट का जो होता है, दिस इज SMART। S इज स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रियलिस्टिक एंड T इज टाइम बाउंड। तो ये आपने तो खुद से बनाया है? नहीं, मैंने खुद से नहीं बनाया, मैंने सीखा है और मैं आपको और बाकी दर्शकों को ये बता रहा हूँ। स्मार्ट फॉर्मूला। सो गोल्स का गोल करने के लिए लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या गलती करते हैं लोग गोल सेट करने के लिए? लोग ओवर गोल्स पहले बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू मी। वो ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। उन्होंने ये सोचते हैं कि 5 साल बाद मुझे ये करना है या 3 साल बाद मुझे ये करना है, बट तुम्हें कल क्या करना है वो उनको पता ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये बिगेस्ट मिस्टेक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है। हाँ, आप बनाओ 5 साल के गोल्स, बट पहले आप नेक्स्ट स्टेप तो बनाओ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले गोल्स को अचीव करने के लिए गोल्स को लिखना होता है। लोग लिखते नहीं है, दे डोंट राइट डाउन देयर गोल्स इन देयर नोटबुक्स और नोटपैड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यस,
सो हवा में रहा और हवा में ही गायब हो जाएगा, खत्म हो गया। सो अब आते हैं स्मार्ट गोल्स की तरफ। सो हमें गोल्स को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी व्यूअर्स को बोलूंगा कि गोल्स को जब भी आप पहले तो अपनी लाइफ में एक बनाएं कि मुझे गोल्स बनाने हैं, उसके बाद गोल्स को एक डायरी पेन लीजिए, उस पर लिखें कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ। अब आते हैं स्मार्ट गोल्स की तरफ। सो एस इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब वी हैव टू बी स्पेसिफिक इन व्हाट इज इट दैट वी वांट फ्रॉम लाइफ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से क्या चाहता हूँ, मैं पर्सनल लाइफ से क्या चाहता हूँ। स्पेसिफिकेशन एक एग्जांपल से समझेंगे इसको जी। एम इज मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, सो आई कैन क्वांटिफाई कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ा। देन एस एम ए इज अचीवेबल। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारी पहुंच में हो। रियलिस्टिक होता है, ये वो गोल होते हैं, रियलिस्टिक होता है जो हमारी जो एक बड़ा इकोसिस्टम है उसके साथ रियलाइज करते हैं, रियलिस्टिक है। देन टी इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब कि जब भी हम गोल सेट करते हैं उसकी एक एंड डेट देना बहुत जरूरी है कि कब तक ये खत्म करना है जी, ताकि लोग ये ना लगे इनको कि जी। मैं इसको एक सिखाता हूँ। मान लीजिए कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए 2025 में, और वो कहता है कि मुझे मेरी सैलरी चाहिए 1.5 लाख रुपए 2026 में। सो स्पेसिफिक गोल इज फॉर दिस पर्सन इज दैट आई वांट टू इंक्रीज माय सैलरी इनकम फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 lakhs। ओके, स्पेसिफिक, बिकॉज स्पेसिफिक इज टेरिफिक। जनरल जब भी हम चीजों को रखेंगे अचीव नहीं होगा, ना कल हुआ है, ना आज हुआ है, ना कल होगा। वी हैव टू बी स्पेसिफिक, माइन्यूट लेवल की डिस्कशन कर। अब इसी एग्जांपल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की वो चाहता है एम्प्लॉय, तो मेजरेबल क्या हुआ कि अब मैं 1 लाख से 1.5 तक जाना चाह रहा हूँ। मेजरेबल जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ओके, ए इज अचीवेबल। अब यही बंदा ये देखेगा कि क्या मेरी इतनी काबिलियत है, एम आई केपेबल इनफ, क्या मेरे पास ऐसी स्किल्स हैं, क्या मैं ऐसे टाउन में काम कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसी सिटी में काम कर रहा हूँ जहां पर लोग मुझे 1.5 दे सकते हैं। डिपेंड करता है किस सिटी में आप जॉब कर रहे हो। यस यस। आर इज रियलिस्टिक, विच मीन्स कि जो आपके लार्जर गोल्स हैं लाइफ के, क्या ये उससे मैच करता है। बिकॉज अभी मान लीजिए कि आप नए नए कॉर्पोरेट सेक्टर में आए हैं और अभी आप अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं, या आप मिड सेगमेंट में हैं, तो आपके यू हैव अ फैमिली, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या ये गोल उससे मैच करता है। देन टी जो हमने इसमें बताया है टाइम बाउंड। अब जैसे 1 लाख से 1.5 है, यहाँ पर बंदा कहता है कि मुझे सितंबर 2026 तक 1.5 लाख की सैलरी चाहिए। अब वो कैसे चाहिए वो देखेगा। सो SMART इज स्मार्ट गोल्स फॉर्मूला। जितना ज्यादा हम लिखेंगे, जितना ज्यादा माइन्यूटली हम काम करेंगे और जितना ज्यादा इसको वर्किंग करेंगे, वी विल बी गेटिंग इनटू अ पोजीशन टू अचीव द गोल्स थ्रू द स्मार्ट फॉर्मूला। तो अगर मुझे अगली साल तक 2 लाख पर मंथ सैलरी चाहिए तो मुझे उसके लिए आई थिंक सबसे पहले स्किल्स उतनी डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। कोई कंपनी कहेगी मैं तुम्हें 2 लाख क्यों दूं, तुम्हारे आसपास तो स्किल्स ही नहीं। तो स्किल्स सेट करो और टाइम सेट करो, उस हिसाब से मेहनत करो, तो ऑफ कोर्स तुम डेफिनेटली 2 लाख सैलरी या जितनी भी आपकी है वो आप कर सकते हो। सो योर 3D मॉडल, डू इट योरसेल्फ, डेलीगेट और डिस्कार्ड। दिस इज अ पावरफुल मंत्र। तो ये क्या है, आप थोड़ा लोगों को बताएंगे कि ये 3D मॉडल क्या है एक्चुअली। देखिए, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो मुझे उस तरीके की गाइडेंस इनिशियली नहीं मिली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लोगों से इंटरेक्ट करा, लोगों से मिला और चीज़ों को संभाला, प्रोजेक्ट को किया, फिर कई जगह फेल भी हुआ, फिर उसको बाउंस बैक किया। तो 3D मॉडल क्या कहता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 1 इज ऐसे टास्क, डू इट योरसेल्फ। द फर्स्ट डे इज डू इट योरसेल्फ, the second D is delegate, the third is discard। कंफ्यूजन क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि कुछ भी काम आपके डेस्क पर आया आप फटाफट खुद करने लग जाते हैं। कुछ भी काम आपके आया आप कहते हैं कि नहीं इसको मैं कर लूँ। लेकिन हम सॉफ्ट स्किल्स में क्या सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं ईट दैट फ्रॉग स्ट्रैटेजी। हम सिखाते हैं टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, हम सिखाते हैं कि काम को कैसे आपको अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड गुड टू हैव में करना है। 3D मॉडल क्या करता है, यहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर आपने टू डू लिस्ट बना ली, मान लीजिए कि आपके पास 25 काम है आज करने के लिए, उन 25 में से आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं विच आई हैव टू डू माई सेल्फ।
जैसे कि अगर कोई कंपनी का प्लान बनाना है तो वो आप खुद करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को नहीं देंगे। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब ऐसे काम जो रूटीन नेचर के हैं, मोनोटोनस हो गए हैं, दिस इज समथिंग विच अ टीम लीडर और अ मैनेजर कैन डेलीगेट टू दी सबॉर्डिनेट्स, कि मेरे को ये पता है इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगर रिस्क है भी तो मेरे कुछ चेक्स बने हुए हैं, आप डेलीगेट कर देते हैं। डिस्कार्ड और डिले का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो आज नहीं भी करेंगे, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, कुछ नहीं होगा, ईदर यू विल डिस्कार्ड इट और यू विल डिले इट। कंफ्यूजन क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ भी आया अपने डेस्क पर रखिए, आप उस पर काम नहीं कर रहे, ना ही उसको डेलीगेट कर रहे हैं। इवन मैंने ये देखा कि मिड सेगमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो इसी में रूटीन में लगे हुए हैं, ऑपरेशनल काम करे जा रहे हैं पिछले 5 साल से, अगले 5 साल का कोई विजन नहीं है, 3D का पता नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कर नहीं रहे हैं, गोल्स कोई सेट नहीं करा, एंड हेंस नो सैलरी इनकम, नो सैलरी इंक्रीमेंट, सॉरी, एंड द ग्रोथ इज वेरी वेरी स्टैग्नेंट इन नेचर। क्योंकि जो पहले से वो करते आ रहे हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा दूसरे को देना है, और कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है आपस में, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पर मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है कि लोगों के अंदर एक डर है कि अगर मैंने मेरे सबॉर्डिनेट को सिखा दिया कहीं मेरी सीट ना चली जाए। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, मेरी सीट कैसे खाली भाई। हाँ। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, हाँ। वो नहीं करा तो आप निकाल दिए जाओगे, तो आपको सारी चीजें खुद से आनी चाहिए, मतलब हाँ। ये चीज है तो लोगों के अंदर ये डर रहता है, ये डर रहता है। और इस डर के लिए हम क्या सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि अगर आप अपनी सीट को सॉरी, अगर आप अपनी सीट को खाली नहीं करेंगे, नेक्स्ट सीट को आप कैसे लेंगे। राइट, ये तो लोग सोचते ही नहीं है एक्चुअली, नहीं सोचते हैं। हाँ, उनको लगता है बस मेरा काम वो ना सीख ले, कहीं मेरी सीट खाली तो वो ये सोचते कि अगले वाले का काम मैं सीख लूं, तो मेरी सीट, उसकी सीट भी मुझे मिल सकती है, तो ये वो सोचते ही नहीं है। तो अब अगर इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो गया कि हाँ मुझे 3D फॉलो करना है, ईट दैट फ्रॉग को मुझे करना है, स्मार्ट गोल फॉर्मूला करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, 2 मिनट रूल को कैसे फॉलो करना है, तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और काफी टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को ये होता है कि स्टार्ट में तो बहुत एनर्जी होती है, बट मिड में आते ही वो लो हो जाते हैं, तो इसको मेंटेन कैसे करें कि ताकि वो शुरू से लेकर एंड तक एनर्जेटिक रहे और अपने गोल्स को अचीव कर पाए। क्योंकि आज मैंने गोल्स बना लिए बहुत, आज मैं मोटिवेटेड हूँ, आज मैंने लिख लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, बट 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मैं चलो मैं कल करूंगी, ऐसा हो जाता है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? तो इसमें पहले हम समझते हैं कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि हमें कॉर्पोरेट में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देयर इज वन सी विच इज कंसिस्टेंसी। हमें अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है कि अगर मैंने आज जो परफॉर्मेंस दिया इन 2025, आज वही परफॉर्मेंस मेरी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर तक बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि फटाफट हमने जॉब ज्वाइन करी है, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, एक एंथुसियाज्म होता है कि अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैं दिखा दूंगा मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं बेस्ट हूँ। लेकिन उसके बाद द ग्राफ कम्स डाउन। इसको कैसे मेंटेन हमें करना है? हमें ऐसे मेंटेन करना है बिकॉज कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी जब होगी तभी हमारे को करियर ग्रोथ होगी। अगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें काम की क्लैरिटी नहीं है, हमारा कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बना हुआ है, हमारा कोई गोल नहीं है, हमारे KRAs नहीं है, KPIs को हम देख नहीं रहे हैं, देन द थिंग्स विल फॉल डाउन। सो एज एन एम्प्लॉय या फिर बिजनेस ओनर्स को भी मेरा ये मैसेज रहेगा कि बिजनेस ओनर्स के लिए भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अब ब्रांडेड कंपनीज है, जैसे डेयरी मिल्क है, चॉकलेट्स में कंसिस्टेंट है, मैगी अपना नूडल्स में कंसिस्टेंट है, देन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो कंपनीज काफ़ी कंसिस्टेंट है। वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव मेंटेन QCD, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। अपने काम की क्वालिटी मेंटेन करके रखें, कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, डिलीवरी को इंटैक्ट रखेंगे, जब कस्टमर को जो सामान चाहिए था उस वक्त तक पहुंचा दिया जाए। बॉस को जब हमारे को रिपोर्टिंग देनी थी या टास्क को कंप्लीट करना था, हम उस समय से पहले डिलीवर कर दें। दैट इज ब्रिंग सिस्टम। यू ऑफ्टन यूज रूट कॉज एनालिसिस इन योर सेशन, तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है, ये बताइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट है रूट कॉज एनालिसिस, जिसको बोलते हैं RCA। RCA क्या होता है? दिस इज ए सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी जहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए
तो उसकी जड़ तक जाना ताकि वो रीअकर ना हो। इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। कॉर्पोरेट में अक्सर क्या हो रहा है कि हम इमीडिएटली सॉल्यूशन तो दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई तो हमने क्विकली एक सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन हम देखते हैं कि हफ्ते भर में 2 हफ्ते भर में वो प्रॉब्लम दोबारा से आ गई। तो लोग फिर वही टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को फिर ठीक कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं लगता प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो हमारे कॉर्पोरेट सेशंस में, हमारे सॉफ्ट स्किल सेशंस में हम लोगों को ट्रेन करते हैं रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है। क्या होता है सिस्टमेटिक टेक्निक टू गेट होल्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, जड़ तक जाना। इसमें क्या होता है 5 वाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं 5 वाई एनालिसिस। मान लीजिए कि किसी कंपनी की सेल कम हो रही है, तो पहला वाई आएगा व्हाई द सेल हैज गॉन डाउन। फिर उसमें आएगा कि बिकॉज द कस्टमर्स आर नॉट बाइंग आवर प्रोडक्ट। व्हाई द कस्टमर्स आर नॉट बाइंग आवर प्रोडक्ट? Because there is a problem in the availability of the products. Why there is a problem in the availability of the product? Because the supply chain issues are existing. Why the supply chain issues are existing? Because the transportation is not working properly. Root cause क्या निकला कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं थी, सामान कस्टमर तक नहीं पहुंचा, and hence the sale went down. RCA, इस पे प्रॉपर वर्कशीट्स होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन दैट वी नीड टू टेक। इमीडिएटली प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। What are the long term steps that we need to take? Which means इसी एग्जाम्पल में इमीडिएट एक्शन क्या हुआ कि हमें फटाफट कुछ वेंडर्स लाने होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में काम करना होगा ताकि जहां पर हमारा सामान नहीं पहुंच रहा है टू बिल्ड अप अ गुड सेल्स, वहां पर हम पहुंचाएं। लॉन्ग टर्म एक्शंस क्या होगा कि हम सर्विस एग्रीमेंट्स बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन से बात करेंगे, हम हमारे मैकेनिज्म को रिव्यू करेंगे, हम हमारे इंटरनल बंदों से बात करेंगे कि कैसे उसको और दुरुस्त करा जा सकता है। सो यहाँ पर there is one person who is held responsible for this task। जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा और फिर वो उसको जड़ तक जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने सीखा कि आखिरकार हमें ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करना है ताकि हमारी सेल बेटर हो सके। मेन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आया था और सेल्स में प्रॉब्लम वहां से आई थी। अदरवाइज जो मैंने मेरे पिछले वर्क एक्सपीरियंस में सीखा है या मेरे ट्रेनिंग सेशंस में जो देखा है, लोग इमीडिएटली तो काम कर देते हैं लेकिन रीअकरेंस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो RCA रूट कॉज एनालिसिस हमें हेल्प करता है दैट वी आर आइडेंटिफाइंग द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड then taking corrective action immediately and the long term actions. So that is what is root cause analysis। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है हर कंपनी के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए RCA करना। और इसको हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में बहुत आराम से सिखाते हैं और बहुत बढ़िया से सिखाते हैं। लिटरली ये काफी इंपॉर्टेंट है आपने जैसे बताया, क्योंकि प्रॉब्लम तो है लेकिन हमें रूट कॉज कहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है वो हमें पता ही नहीं लगता। और ऐसे में हम उलझते रहते हैं, हमारी ना ग्रोथ हो पा रही है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, रीजन क्या है, हम तो काम अच्छा कर रहे हैं बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो मेन ये प्रॉब्लम आ जाती है। लोगों को पता नहीं है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज जो आपने आज बताई है, लेकिन आपके सेशन से अगर वो जुड़ेंगे उनको जरूर पता लगेगा। और बाकी सर एक ये भी क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि आप काफी फ्रेशर से मिलते हैं, काफी प्रोफेशनल से मिलते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे प्रोफेशनल सक्सेसफुल हो रहे हैं और कैसे फ्रेशर नीचे ही रह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है, तो वो क्या है? देखिए फ्रेशर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, बिकॉज कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ ली, थोड़ी बहुत अप्रेंटिसशिप भी कर ली और कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन अभी कुछ मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करा तो मैंने ये देखा कि आज की डेट में फ्रेशर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत है सोशल मीडिया की, एडिक्शन टू द सोशल मीडिया वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज एक बार ही वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया तो कब 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला गया वो पता नहीं लग रहा। यही हैबिट फ्रेशर्स अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं। वहाँ पर भी फेसबुक चाहिए, वहाँ भी इंस्टा चाहिए, यूट्यूब के शॉर्ट्स को व्यू करना है। तो जो मिड टर्म प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं मेरा टाइम यहाँ पर स्पेंड करूँगा तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। तो फ्रेशर्स के लिए मेरा ये क्लियर और क्लीन मैसेज रहेगा कि आप सोशल मीडिया करें इन अ लिमिटेड मैनर
और कोशिश करें कि जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर चुके हैं, यू नीड टू कम विद ए माइंडसेट दैट आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंपनी, आई वांट टू ऐड वैल्यू इनटू द सिस्टम। जब आप इन माइंडसेट के साथ आएंगे, देन यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। मिड टर्म प्रोफेशनल्स को मेरा ये मैसेज रहेगा दैट आप भी फ्रेशर्स को गाइड करें सो दैट दे कैन कम अप टू द लैडर ऑफ द कॉर्पोरेट सक्सेस। आज के टाइम पे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चे फ़ोन चलाते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। इवन कोरोना के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई कि बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ाई फोकस ही नहीं हो रहा और स्कूल उनका बिल्कुल बंद हो गया। तो उनका ये हो गया कि स्कूल तो अब खुल नहीं रहा, बस फ़ोन चलाते। तो उस वजह से बहुत इम्पैक्ट आया है बच्चों पे कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर, आप अपने ट्रेनिंग सेशन में पार्किंसंस लॉ के बारे में काफी बात करते हैं, जो कि बोलता है वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल। ये क्या है? ये मुझे भी नहीं पता और शायद दर्शकों को भी नहीं पता होगा। इसके बारे में जरा बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है ये। सो पार्किंसंस रूल के मुताबिक क्या होता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू द अवेलेबल टाइम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में वाइट वॉश करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे दिवाली में हम करवाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक, आप लेबर चौक में जाएं, वहां से दिहाड़ी वाले मजदूर को लाएं, जो पेंटर है। वो पेंटर आएगा, दो बंदों के साथ आएगा, आपके घर को देखेगा और वो बताएगा साहब इसको करने के लिए, मान लीजिए 3 BHK आपका है, इसको करने के लिए साहब 15 दिन लगेगा और हम 2 लोग लगे रहेंगे। 1000 रुपये पर पर्सन पर डे की हमारी दिहाड़ी होगी। सो 15 दिन के हिसाब से दो बंदों का करेंगे तो करीब करीब 30,000 रुपये का एक्सपेंस आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को लाते हैं, जो ठेकेदार आएगा, जो आपके घर को देखेगा, सारा कुछ वही करेगा, क्वालिटी भी वही करेगा। वो आएगा जी साहब इसको हम 5 दिन में कर देंगे। तो ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम आ गया, इसको मैं जल्दी से जल्दी करूं। जो दिहाड़ी वाला बंदा है वो कहेगा कि मैं इसको कितना ज़्यादा एनलार्ज कर दूं। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास जो काम आ गया, मान लीजिए कि वो काम 1 दिन में होना था, हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है, जब मैं भी था, मैं भी ये गलतियां किया करता था, बट विद एक्सपीरियंस ही ये सारा कुछ समझ में आया। तो पार्किंसंस लॉ कहता है कि 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। नंबर 1 इज क्रिएट फेक डेडलाइंस। नंबर 2 इज अपनी एक्टिविटीज को स्मॉलर चंक्स में उसको बांटू, तोड़ो। नंबर 3 इज टेक चैलेंजेस एंड सेट लॉसेस, यानी कि आप काम के लिए एक रीजनेबल फेक डेडलाइन अपने आप को बताएं कि ये काम मुझे 4 घंटे में करना है, तो मैं इसको 3.5 पौने 4 घंटे में कर दूंगा। और फिर उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। और अगर वो काम नहीं हुआ तो आप अपने आप को कुछ चैलेंजेस दें कि अगर ये काम मैंने 4 घंटे में बोला था, अगर नहीं करा, देन आज मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही आप अपने आप को चैलेंज देते हैं, लॉसेस अपने आप को बेयर करते हैं, तो आपके अंदर एक मोमेंटम आएगा। You will give your best, you will deliver your best. That is what Parkinson's law is about. ये काफी इंटरेस्टिंग आपने बताया है, जो मुझे अभी तक नहीं पता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट चाहिए। और फाइनली संजीव सर, आपका वन बिग मिशन क्या है लाइफ में? मेरा एक वन बिग मिशन है दैट आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, उनकी सक्सेस में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है 1-to-1 मेंटरिंग का, ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है 1-to-many ट्रेनिंग के थ्रू, ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप जहाँ पर हैं और जहाँ जाना चाहते हैं उस जर्नी को कैसे कट शॉर्ट करना है थ्रू माय सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ। यही मेरा एक वन बिग मिशन है आज तक का। फाइनली संजीव सर, व्हाट अ इंसाइटफुल कन्वर्सेशन यू हैव। आपने आज काफी चीजों के बारे में बताया, स्मार्ट गोल्स, 2 मिनट साइलेंस, ईट दैट फ्रॉग, 3D मॉडल, जो काफी इंपॉर्टेंट थे और इसके बारे में शायद किसी को पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, शायद ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे काम करता है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहिए और ग्रोथ करनी है, तो प्लीज़ इनके पास जरूर जाइए, इनके सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू आयुषी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि व्यूअर्स को भी इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी मैसेजेस मिले होंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी कॉर्पोरेट लैडर में जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी से जल्दी, चाहे आप सैलरी इंक्रीमेंट करें, अपने पोजीशन को आगे लेके जाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। बाय बाय।
For our listeners, if today's discussion resonated with you, do visit www.sanjeevbhutani.com to explore more about Sanjeev's work, upcoming training programs, and thought-provoking content on soft skills and leadership. Thank you for joining us for Soft Skills for Success. एंड अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं अपने कॉर्पोरेट पर्सनल से लेकर, तो संजीव सर की वेबसाइट से जरूर जुड़िए और जानिए कि कैसे क्या करना है. So until next time, keep learning, keep growing, and remember, success begins with how you communicate, collaborate, and connect it. Thank you so much for joining this podcast.